नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। ये कमोडिटी शो है जहां पर हम कमोडिटी मार्केट की सभी एक्शन पर नजर डालेंगे, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर। और इसके लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे इस शो पर। भूपेश शर्मा जो टेक्निकल एनालिस्ट है कमोडिटी मार्केट के, और इसी के साथ सिल्क रूट के स्पेशलिस्ट कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट तरुण सत्संगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स पर ही फोकस करेंगे। याद रखें, पिछले 2-3 दिनों से काफी एक्शन दिखा है यहाँ पर। ट्रंप के जीतने के बाद 3 से 5% की गिरावट दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर दिखी थी, सोने और चांदी में। लेकिन आज देखें तो कल के ट्रेडिंग के बाद फिर एक बार थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से दिखी है। तो सबसे पहले सोने पर नजर डालेंगे। एमसीएक्स पर भाव 77,380 के करीब जाता हुआ, वही कॉमेक्स पर भाव $2,700 पर आउंस के आसपास। तो थोड़ी सी रिकवरी पिछले 24 घंटों में फिर एक बार सोने पर दिखी है। वही चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी रिकवरी करीब 2 से 3% की तेजी के साथ कारोबार। हाँ, 1 लाख पर किलो के दाम से थोड़ी सी गिरावट तो दिखी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में थोड़ी सी रिकवरी फिर एक बार। हमारे मेहमानों से जान लेते हैं उनका नजरिया क्या रहेगा। तरुण, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, प्रेशियस मेटल्स पर अपनी राय दीजिए। रिकवरी फिर एक बार, लेकिन इन लेवल्स पर अब क्या रणनीति बनानी चाहिए? मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हमने काफी अच्छा वॉलेटिलिटी देखा ट्रम्प के आने के बाद में। ऐसा माना जा रहा था कि जो फेड का स्टांस है रेट कट का, डेट माइट फिजल आउट साइमल्टेनियसली। ट्रम्प की पॉलिसी इन्फ्लेशनरी रहेगी, जिसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स के अंदर एंड बॉन्ड यील्ड के अंदर तेजी आती हुई देखी, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया गोल्ड के अंदर, जो कि $90 से ज्यादा का करेक्शन दिया। आई थिंक मार्केट ने अभी डाइजेस्ट कर लिया ट्रम्प के विन को साइमल्टेनियसली। जो फेड ने इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन 25 बेसिस पॉइंट ओवरनाइट कट किया, उसको भी डाइजेस्ट कर लिया। यहाँ पर ये देखना रहेगा, डेटा जो है वो इम्प्रूव हुआ है, तो डाउनसाइड यूएस की जो इकोनॉमी का रिस्क है उसको वो लिमिट करता है। बट फेड ने क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है कि फ्यूचर पाथ क्या रहेगा, उसका उन्होंने एक तरीके से खामोशी साधी है। तो कहीं ना कहीं दे वांट टू सी एग्जैक्टली ट्रम्प की पॉलिसी आती है वो किस तरह की आती है। बट अभी भी मार्केट के बिग बिग्स का ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशनरी पॉलिसी होंगी और ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो टैक्स कट करेंगे साइमल्टेनियसली। वो टैरिफ लगाएंगे जैसे लास्ट उन्होंने अपने टेन्योर में लगाया था। सो वी नीड टू सी, बट नॉनदाइलेस अगर मैं बात करता हूँ, 2710 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट जब तक है, और डोमेस्टिक मार्केट में 78,200 के नीचे गोल्ड है। आई थिंक हायर रेंजेस पर सेलिंग देखी जा सकती है इन द शॉर्ट टर्म। बट जो मीडियम टर्म का आउटलुक है डेट विल रिमेन ऑन पॉजिटिव साइड। अगर ट्रम्प का इन्फ्लेशनरी स्टांस रहता है और कट का अगर फेड अगर रेट कट लिमिटेड वे में करता है, तो कहीं ना कहीं इट विल बूस्ट गोल्ड प्राइसेस इन द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, तो मीडियम टर्म में नजरिया पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी नरमी सोने और चांदी में दिखाई दे सकती है। भूपेश, क्या आपका भी यही नजरिया होगा? भूपेश, आपसे पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी पर क्या आपका भी यही नजरिया होगा? जो गिरावट दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है? ठीक है, भारी गिरावट के बाद रिकवरी दिखी है। भूपेश, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम, जी मैम। सोने और चांदी पर आपका नजरिया क्या होगा? जी नमस्कार मैम। सोने और चांदी की बात करें तो एक अच्छी गिरावट के बाद कल एक पुल बैक देखा गया था। मुझे लगता है कि ये गिरावट जारी रहनी चाहिए। 92,000 के नीचे मेरी सलाह रहेगी कि चांदी में बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 93,000 के ऊपर का रखें। नीचे में 91,000 और 90,200 तक के लक्ष्य आज या कल में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 77,100 के नीचे गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 77,350 के ऊपर का लगाएं। इसमें लक्ष्य नीचे में 76,800 और 76,300 के रहेंगे। वहीं अगर पुल बैक की बात करी जाए तो बाजारों में एक डिसेंट पुल बैक कल देखा गया था, जो कि बहुत अच्छा साइन है बाजार के लिए अभी बिकवाली के हिसाब से।
बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, लेकिन अब ऑल इंडिया जूलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन से नितिन केडिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट पर आपका क्या नज़रिया रहेगा? एक एसोसिएशन के हेड के तौर पर डिमांड को लेकर आपके क्या नज़रिया है? नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को और सभी हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनको आज संपन्न हुए छठ महापर्व की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, डिमांड की जहां तक बात करें तो जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि हमने अपने पीक पे, जब भाव पीक पे थे तब हमने पीक डिमांड देखी है। तो एज ए एसोसिएशन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अब आने वाले समय में अगर भाव में कोई करेक्शन आता है, जैसा कि एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ चार्जेस वगैरह जो है वो बढ़ाएंगे और एक उनका जो 10% टू 60% का स्लैब है वो अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो हमें यूएस में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो सोने और चांदी के दाम है उसमें हमें एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो उस करेक्शन में मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक वेट कर रहे थे कि भाव 1,000 रुपए या 2,000 रुपए नीचे आता है तो उसमें वो खरीदारी बढ़ा सकते हैं। और इनफैक्ट जो हमारा आउटलुक था कि इस मैरिज सीजन में हम 144 टन के आसपास सोने की बाइंग देखेंगे ज्वेलरी के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर भाव में 4% का और करेक्शन आता है 5% का, तो ये जो 144 टन के आसपास हम लेके चल रहे हैं, ये टोटल डिमांड हमें 165-170 टन तक देखने को मिल सकती है मैम। बिल्कुल, तो ये नज़रिया डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। लेकिन नितिन, आपसे पूछना चाहूंगी, दो बड़े जो ग्लोबल इवेंट्स थे वो अब हो चुके हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुके हैं, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी हो चुका। अब कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे जिसका इम्पैक्ट प्रेशियस मेटल मार्केट पर दिखेगा? अब जो बड़े इवेंट है उसमें सबसे पहले जब जनवरी में ट्रम्प जो है वो अपने ऑफिस को हैंडओवर लेंगे, उसका बाजार वेट करेगा। क्योंकि कल जिस तरीके से फेड में पावेल ने अपने इंटरव्यू में ये दिखाया कि वो जो कठिन क्वेश्चंस थे वो उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने एक इंडिकेशन ये भी दिया कि अगर उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर बनाया जाता है तो वो अभी अपनी जो चेयर है उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब फेड की तरफ से कोई सरप्राइजेस हमें नहीं आने वाले। लेकिन ट्रम्प कैसे अपने ऑफिस को लेने के बाद अपनी जो जो भी उनकी पॉलिसीज रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उसको लेके बड़ा एक हमें ट्रिगर देखने को मिलेगा। और हमने 2016 से 20 के बीच में देखा था कि जो ट्रम्प के ट्वीट थे वो मार्केट को बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट करते थे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ट्रम्प के जो ट्वीट्स हैं, ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट्स है, उसके ऊपर बाजार की बड़ी निगाहें बनी रहेंगी। और अब ट्रेड करना अगर आप सिल्वर में देखें तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 दिन के एनवायरनमेंट में अगर आप देखें तो जैसे जैसे युआन में वीकनेस आती है वैसे वैसे सिल्वर में भी वीकनेस आती है। और युआन में स्ट्रांगनेस जैसे कल आई तो हमने सिल्वर में भी स्ट्रांग होते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि जैसे अब बहुत इजी ट्रेड है, आपको सिर्फ सुबह 6:30 से 7 के बीच में युआन का ट्रेंड देखना है और उसी अकॉर्डिंगली आप सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। तो बड़े ट्रिगर ना होते हुए भी अब युआन के जो ट्रिगर्स है उस पर भी हमको निगाह रखनी पड़ेगी मैम। ये नज़रिया और बड़े ट्रिगर्स जहां पर जिसका इम्पैक्ट सोने और चांदी के मार्केट पर दिखाई दे सकता है। लेकिन इस बीच मेटल फोकस के चिराग सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोने और चांदी में जो पिछले दिनों में वॉलेटिलिटी दिखी है, आपका क्या नज़रिया रहेगा और ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति बनानी चाहिए? आप देखिए, एक चीज है कि वोलेटिलिटी ऐसा जब सिचुएशन आता है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं तो वोलेटिलिटी मार्केट में लाजमी है। और हमारा मानना है कि जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अपना चार्ज नहीं ले लेते जो जनवरी में होगा, तब तक वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। क्योंकि तब तक हर ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर्स का एंटिसिपेशन होगा कि पॉलिसी क्या होगी, क्या कौन कौन लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आते। तो मैं कहूंगा कि $200 से $300 की शायद हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है एक ब्रॉडर रेंज में। देखिए, मैं ट्रेडिंग कॉल तो हम नहीं दे सकते। मैं ये कहूंगा कि अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट दोनों सोने और चांदी पे काफी कंस्ट्रक्टिव है। सोने में हमारा मानना है कि शायद जनवरी तक आपको $3,000 देखने को मिल सकते हैं। हालांकि चांदी में एक लॉन्ग टर्म थोड़ा व्यू लेना चाहिए, 2 साल का व्यू लेना चाहिए, तो आपको करीबन 25 से 30% के अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया सोने और चांदी पर। लेकिन नितिन, आपसे पूछना चाहूंगी, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स सोने की खरीदारी कर रहे थे और ये भी एक बड़ा ट्रिगर था जिसके चलते सोने के दाम में पिछले 1-2 महीने या 6-7 महीने में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस पर आपका क्या नज़रिया रहेगा? और चाइना जो सोना खरीद रही थी, चाइना की सेंट्रल बैंक, इस पर भी आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, चाइनीज सेंट्रल बैंक ने लास्ट 2 महीने से किसी भी तरह के नए गोल्ड परचेज में कोई एडिशन नहीं किया है।
और जब जब उनका ये अनाउंसमेंट आया, हमने गोल्ड प्राइसेस में 2 से 3% का करेक्शन आते हुए देखा। फरवरी मार्च के आसपास जो है हमने ये देखा कि फेड ने एक अनाउंसमेंट की थी कि आने वाले टाइम पे जो रेट कट है वो एग्रेसिव हो सकते हैं। तो डॉलर के अगेंस्ट में हेज करने के लिए हमने ये देखा कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे वो कंटिन्यूअसली गोल्ड में बाइंग कर रहे थे, और यही एक कारण है कि हमने आज 40 से 50% का अपसाइड गोल्ड में आते हुए देखा। लेकिन एज ट्रम्प जो है वो जाने जाते हैं स्ट्रॉन्गर डॉलर को लेके, तो मुझे लगता है कि जब आप स्ट्रॉन्गर डॉलर की बात कर रहे हो और डॉलर इंडेक्स को अगले 1.5 या 2 साल में हम 110 या 112 लेवल की बात करते हैं, तो वहां पे अब सेंट्रल बैंक्स की जो परचेज है वो थोड़ी सी पॉज हो सकती है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ट्रम्प ने अपने इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान मिडिल ईस्ट में पीस के लिए और रशिया यूक्रेन में पीस के लिए जो उन्होंने वायदे किए हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के जो टेंशन थे वो भी अब थोड़े से कूल डाउन होंगे। तो सेंट्रल बैंक्स जो है वो अब आने वाले समय में अपनी न्यू गोल्ड परचेजेस में थोड़ा स्लो डाउन हो सकती है या उसको पॉज भी कर सकती है। बिल्कुल, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन का भी शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के। ब्रेंट क्रूड पर फोकस करेंगे। याद रखें, यहाँ पर नरमी का रुख अभी भी बरकरार है। ब्रेंट क्रूड के दाम $75 के पास, और WTI क्रूड की बात करें तो यहाँ पर $71 पर बैरल के करीब WTI क्रूड ट्रेड करता हुआ। याद रखें, ओपेक प्लस की बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले, वहां से कुछ उत्पादन के क्यूज निकल कर आ रहे थे, जिसके चलते यहां पर भी वॉलेटिलिटी दिखी थी। और फिर एक बार 1 दिसंबर 2024 को ये बैठक होगी, जहां पर 2025 की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। तो उसको लेकर अगले कुछ दिनों तक काफी न्यूज फ्लो दिखाई दे सकता है। लेकिन ब्रेंट क्रूड पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति बनानी चाहिए? तरुण, आपसे पूछना चाहूंगी, कौन से लेवल्स पर नजर रखे ब्रेंट क्रूड पर? आई गेस मार्केट में काफी ज्यादा मिक्स्ड न्यूज है। एक तरफ देखिए, ओपेक प्लस ने डिले किया है अपना प्रोडक्शन जो कट एंड होना था उसको, मे बी दे मे कंटिन्यू होल ऑफ 2025। साइमल्टेनियसली देखिए, रशिया ने अभी अनाउंस कर दिया, जो कि ओपेक प्लस का पार्टी है, कि दे विल आल्सो कंटिन्यू विद लोअर प्रोडक्शन व्हिच दे वर डूइंग एज डिसाइडेड बाय देम। सो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव न्यूज हो जाता है। साइमल्टेनियसली ट्रम्प का विन से मार्केट में ये फियर है, मे बी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से उन पर सैंक्शंस लग सकते हैं, लाइक वेनेजुला हो गया, ईरान हो गया। अगर ये होता है तो सप्लाई कम हो सकती है। साइमल्टेनियसली मे बी इंपोर्ट कॉस्टली हो सकता है। यूएस के अंदर दे में इम्पोज टैरिफ टू डिस्करेज इंपोर्ट्स एंड एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर चाइना की बात करते हैं, अभी काफी वीक डिमांड है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स एंड कंज्यूमर ऑफ ऑयल, बट वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग एवरीथिंग टू रिवाइव द इकोनॉमी, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। यही कारण है कि हमने एक दायरे का मार्केट देखा, 67 से $73 का रेंज है। नाइमेक्स में अगर डोमेस्टिक बोर्सेस की बात करते हैं, वी सी ऑयल टू रिमेन इन 5800 to 60 to 50 फॉर द टाइम सम टाइम नाउ, एंड इसी रेंज में ही एक्टिविटी होनी चाहिए। यस, यहाँ पर भी तेजी दिखी है, 0.6% की तेजी के साथ 228 के पास। भूपेश, यहाँ पर क्या नजर होगी आपकी? भूपेश, ये सवाल आपसे था। जी, आपकी आवाज नहीं आई मैडम, क्या प्रश्न था? मेरा क्वेश्चन नेचुरल गैस को लेकर था। 228 के पास MCX पर कारोबार, आधे % से ज्यादा की तेजी यहाँ पर दिखी है। रणनीति क्या बनानी चाहिए? जी, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। 223 और नीचे में कहें तो 218 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बिल्कुल, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स पर फोकस करेंगे। याद रखिए, चाइना के स्टिमुलस मेजर्स का अनाउंसमेंट आज आ सकता है, तो वहां से कैसे ट्रिगर्स और कैसे क्यूज होंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेस मेटल्स पर भी दिखाई देगा। लेकिन MCX पर अभी देखें तो लेड के दाम में 0.25% की तेजी दिखी है, 182 के आसपास कारोबार। एल्यूमिनियम में थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन इसी के साथ कॉपर की बात करें तो आधे % की गिरावट यहाँ पर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। तरुण, बेस मेटल्स पर आपका नजरिया? आई थिंक टॉपिक टू कंटिन्यू इवेंट बेस्ड मूवमेंट हमने देखा है। फेड के इलेक्शन वाले दिन
माफ कीजिएगा, यूएस के इलेक्शन वाले दिन हमने देखा कि काफी अच्छा करेक्शन आया, क्योंकि ट्रम्प विन को चाइना के लिए नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने काफी टैरिफ लगाए थे, जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी को काफी डेंट लगा था। सो ऐसा लगता है कि अभी अगर ट्रम्प फिर से आते हैं तो मे बी दे मे इम्पोज फर्दर टैरिफ ऑन चाइनीज मार्केट। अगर वो ऐसा करते हैं तो सर्टेनली चाइनीज इकोनॉमी विल हिट, और अगर ऐसा होता है तो बेस मेटल्स के लिए थोड़ा सा डिमांड सबड्यूट होने की वजह से करेक्शन आ सकता है। बट वी should not be forgetting at the same time Chinese government is doing to everything to revive the economy, and आज भी मेजर आने वाला है, लेकिन हमने देखे मेजर्स जो भी लिए हैं तो 1 डे और 2 डे का बस बाइंग मार्केट में देखने को मिला है, एंड फॉलो बाइंग नहीं आया है। जिस तरीके से एक्शन है, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि अभी बोथ साइड के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। कॉपर फॉर द टाइम बिंग 850 से 835 के बीच में रह सकता है। जिंक में भी हो सकता है 277 से 287 के बीच में प्राइस होवर कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी 239 से 248 के बीच में होवर कर सकता है। तो आई थिंक बोथ साइड का स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए। अभी मार्केट पूरा डायरेक्शन लेस है, बट आई थिंक बोथ साइड के मूवमेंट हमने मार्केट में जैसे देखे हैं, दैट फिनोमेना विल कंटिन्यू फॉर द शॉर्ट टर्म। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स बेस मेटल्स में जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन भूपेश, मैं आपसे नजरिया लेना चाहूंगी, आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है जहां पर चाइना के स्टिमुलस मेजर्स आते हुए नजर आएंगे। क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, कितना बड़ा पैकेज अनाउंस हो सकता है जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट बेस मेटल्स पर दिखेगा? भूपेश, ये सवाल आपके लिए था। ठीक है, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी तरुण, कितने बड़े स्टिमुलस मेजर्स की उम्मीद लगाई जा रही है? आई थिंक इट्स वेरी प्राइस्ड इन। 15 डेज बिफोर फोर्टनाइट बैक हमने देखा था कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 10 ट्रिलियन युआन तक का वो एक्चुअली अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर इतना करते हैं तो ऑलरेडी ये 50 डेज के अंदर हमने इसके चलते प्राइस के अंदर एक्टिविटी आते हुए देखी है। अगर वो सरप्राइज करते हैं इससे ज्यादा क्वांटम से, तो सर्टेनली इट विल हैव अ पॉजिटिव रिपरकशन ऑन द बेस मेटल्स ऑन हायर साइड। बट आई थिंक 10 ट्रिलियन युआन के आसपास रहते तो मे बी इट मे हैव इम्पैक्ट ऑन द मीडियम टर्म। वी नीड टू सी कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि फॉलो बाइंग आता है या नहीं आता, क्योंकि लास्ट जो भी उन्होंने मेजर्स लिए हैं उसके अंदर हमने देखा है 1 या 2 दिन के अंदर रैली के बाद में वो अल्टीमेटली प्राइसेस टूटे हैं। सो इस तरीके से मैं चाहूंगा कि कॉशियस रहे, उनके अनाउंसमेंट के बाद में एकदम से बाइंग करना जाए। जो मोमेंटम प्ले करते हैं दे कैन डू, बट दोज हु आर इन्वेस्टर और ट्रेडर्स फॉर कपल ऑफ डेज टू वीक्स, दे शुड बी वेटिंग फॉर गुड लेवल टू कम ऑन डाउन साइड। बिल्कुल, तो तुरंत खरीदारी ना करें, थोड़ा सा कॉशियस बने रहे चाइना के डेटा के आने के बाद। इसी के साथ एग्री मार्केट पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले जीरा, यहाँ पर 25,650 के आसपास जीरा वायदा का कारोबार इस समय दिख रहा है, और मांग में इम्प्रूवमेंट दिखी है, जिसके चलते थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर भी दिखी है। क्या राय होगी तरुण इसके ऊपर? जैसे कि आपने कहा, रेनी सीजन में सबड्यूट डिमांड रहता है, उसके बाद में विंटर में अच्छा डिमांड आता है। तो एक तो विंटर का डिमांड अच्छा है, साइमल्टेनियसली नाउ वी आर अप्रोचिंग लीन सीजन, क्योंकि इट्स अ रबी क्रॉप। यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड ये देखा जाएगा कि रबी का जो क्रॉप है वो उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। इफ इट विल बी ऑन पॉजिटिव साइड, तो सर्टेनली जीरा के अंदर हम ज्यादा अपसाइड मूव नहीं देखेंगे। एंड वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग लास्ट सीजन के अंदर बम्पर क्रॉप हुआ था 4,80,000 टन का, विच वाज जस्ट डबल ऑफ प्रीवियस ईयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा तेजी नहीं आएगी, बट हाँ प्रॉब्ली हो सकता है 1,000-2,000 पॉइंट्स फ्रॉम नाउ तेजी दिखा सकता है। बट ऑल इन ऑल जो सीजन में हमने देखा है 23 से लेकर 30,000 के बीच में जीरा के प्राइस रहे हैं, दैट रेंज विल रिमेन इंटैक्ट until we get new crop। बिल्कुल, तो ये राय जीरे पर। इसी के साथ धनिया, यहाँ पर नरमी का रुख अभी भी बरकरार है। NCDEX पर भाव देखें तो करीब 0.2% की गिरावट 7,140 के पास। यहाँ पर क्या रणनीति होगी? आई थिंक लास्ट 10 डेज से हमने देखा है 7,000 से 7,550 का रेंज बना हुआ है, जहां पर 7,000 से अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। साइमल्टेनियसली प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बायर्स अराउंड 7,550। सो आई थिंक 7,000 के आसपास इट्स अ गुड बाय फॉर 7,550। ठीक है, तो ये नजरिया धनिया पर। इसमें फटाफट से हल्दी पर भी नजर डालेंगे। हल्दी वायदा 13,200 के आसपास, और नए सीजन में रकबे में 30 से 35% बढ़त का अनुमान है, जिसके चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखा है। भूपेश, क्या राय होगी टर्मरिक हल्दी पर? जी, अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में रकबे में जरूर इजाफा देखने को मिला, परंतु यील्ड में कुछ कमी देखने को मिल रही है।
परंतु अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पर देखा जाएगा कि 13,500 एक अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है हल्दी के लिए। मुझे लगता है कि हल्दी में कहीं भी बाजार 13,500 से 600 के मध्य मिलता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में 12,800 12,600 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, भूपेश और तरुण। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।